वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल। आज का सब्जेक्ट सबसे क्रिमिनल प्रैक्टिस का एक पिलर है, बेसिक। द रीजन बिहाइंड इट, किसी भी केस की शुरुआत वो कंप्लेंट से होती है। अब कंप्लेंट भी दो प्रकार की होती है, एक पुलिस स्टेशन में होती है और एक कोर्ट केस में होती है। तो केस, ये जो शब्द है वो कंप्लेंट का ही रूपांतर है। जो कोर्ट में चलता है उसे हम केस कहते हैं। कई बार कोर्ट में भी आपको पूछते हैं कि कंप्लेंट क्या है, व्हाट इज योर कंप्लेंट, व्हाट इज योर ग्रीवेंस। तो ग्रीवेंस, कंप्लेंट, फिरियाद, तकरार, ये सब चीजों का एक जो सार है, वो आज हम कोशिश करेंगे कि क्रिमिनल केस है तो उसका जो हम कोशिश करेंगे कि उसका पूरा सार इस सेशन में आ जाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि कंप्लेंट कैसे करनी चाहिए, और वो कंप्लेंट जो बेसिक पिलर है किसी भी केस का, उसको करते वक्त क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। नाउ आई विल, बिफोर आई प्रोसीड, आई विल गिव यू टू एग्जांपल्स ऑफ माय प्रैक्टिस ऑफ 21 ईयर्स, कि उसमें ऐसा क्या हुआ कि मैंने कंप्लेंट कैसे करना सीखा। आई हैड अ नेबर व्हेन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग। उनकी कोई क्लोज रिलेटिव उनकी बेटी को भगा के लेके चला गया। शी वॉज हार्डली 17 एंड हाफ ईयर्स ओल्ड। एक तो माइनर थी। तो पहले तो डर के मारे उन्होंने मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई। लेकिन जब वो लड़की को ढूंढ कर जब वो वापस लाए तो उनको पता चला कि उस पर तो बलात्कार भी हुआ, सेक्सुअल मतलब उस पर असॉल्ट भी हुआ था, जबरदस्ती। अब लड़की माइनर थी नेचुरली, और जबरदस्ती लेकर गया था वो। लेकिन और वो अगर मेजर भी होती तो भी जबरदस्ती लेके जाना मतलब किसी भी हालत में गवारा नहीं है। तो जब हम लोग पुलिस के पास गए, इट टुक अस 6 to 8 hours टू राइट अ रेप कंप्लेंट। वो पुलिस कांस्टेबल को हम एक एक सेंटेंस बोलते थे, वो लिखता था, वो बीच में उठता था। ये होता रहा मतलब कम से कम रात को आने में, वो मेरे नेबर थे, मैं उनके साथ थी, उनकी छोटी बेटी उनके साथ थी, फादर थे, माँ थी, हम लोग सब रात को मतलब बड़े लेट तक पुलिस स्टेशन रहे। क्योंकि वो ऑफिसर या जो, वो उसको समय नहीं था, वो इन्वेस्टिगेशन में बिजी था, वो एक कांस्टेबल को बिठा के गया, फिर उसकी ड्यूटी चेंज हो गई, दूसरा कांस्टेबल आया वो कंप्लेंट लिखने, उसको फिर से पूरी कहानी बताई। तो एक रेप की कंप्लेंट लिखने में इतना समय चला गया। उस समय टाइपराइटर नहीं थे, वो आदमी हाथ से लिख रहा था, ना कंप्यूटर था। वो एक एक सेंटेंस ट्रांसलेशन कर रहा था। जो मेरे क्लाइंट थे, ये मेरे नेबर थे, वो हिंदी में बात कर रहे थे, फिर उसको मैं मराठी में ट्रांसलेट करके उसको बोल के वो मराठी में लोकल लैंग्वेज में लिख रहा था। तो बहुत समय गया। उस समय मुझे ऐसा लगा कि भले वो रेप की कंप्लेंट थी, लेकिन होता यही कि मैं अच्छे से उसको राइटिंग में लेकर जाती, तो कम से कम इतना समय बर्बाद नहीं होता, ना पुलिस का ना हमारा। और कम से कम वो जो बोलते हैं ना, जब 2 बार 3 बार हम एक ही चीज रिपीट करते हैं तो उसमें बदलाव हो जाता है, कई बार हम सोचते हैं, ये सब चीजों का भी फेरफार आ जाता है, तो ऐसे समय में बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इस चीज से मैंने ये सीखा कि जब भी वेन एवर यू गो टू पुलिस स्टेशन, काइंडली काइंडली टेक योर कंप्लेंट इन राइटिंग, kindly please, whether you are a lawyer or you are not a lawyer. There are some people who are not even lawyers attending this. I want to tell them, whenever you complain, one thing, you should always take your points in writing, और टू द सीनियर इंस्पेक्टर। वो सारी चीजें मैं बताऊंगी आने वाले सेशन में अभी, लेकिन आप हमेशा राइटिंग में लेके जाए। दूसरा, एक नॉलेज के लिए कहूंगी कि एक बार मैं पुलिस स्टेशन में गई थी, तो उसमें किसी मेरे जो क्लोज रिलेटिव थे, उन्होंने शादी फिक्स कर ली उनकी बेटी की। और जैसे ही शादी फिक्स की और एंगेजमेंट हो गई, शादी की डेट जैसे नजदीक आ रही थी, उनसे वो कुछ ना कुछ मांग ही रहे थे शादी के पहले। जब शादी के पहले, तब तो लड़की ने कहा कि जब शादी के पहले इतना मांग रहे हैं, पढ़े लिखे लोग थे, तो बाद में वो कितना मांगेंगे हमसे। तो उस समय उन्होंने सोचा कि शादी को ब्रेक करें। लेकिन शादी को ब्रेक करें तो वो और धमकी देने लगे, हम लड़की की बदनामी कर देंगे, ऐसी कई बातें वो बोलने लगे। अब ऐसे समय में बहुत परेशानी हो गई, पुलिस कंप्लेंट के अलावा कोई राह नहीं था। उस समय हम 2 पुलिस कंप्लेंट राइटिंग में बनाकर लेके गए थे, बिकॉज ऑफ माई दिस एक्सपीरियंस ऑफ अदर क्लाइंट। फिर भी पुलिस ने मेरे को बोला कि मैडम शादी तो हुई नहीं। तो मैंने बोला हाँ, लेकिन कंप्लेंट तो हो सकती है। तो बोलते नहीं नहीं, 498 तो लगता ही नहीं। तो मैंने बोला आई हैव नॉट आस्क्ड कि 498 में कंप्लेंट कीजिए, आप डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में डालिए इसको, कंप्लेंट को, क्योंकि उन्होंने दहेज मांगा है। तो ऐसे समय में वो मुझसे पूछ रहे थे कि अरे दहेज की कंप्लेंट भी तब होगी ना मैडम जब शादी होगी। देन आई टोल्ड द ऑफिसर कि मैडम, जब वो जो आप लेडी ऑफिसर थी उसको मैंने समझाया कि जब दहेज की कंप्लेंट शादी के पहले भी हो सकती है, तो वो उनको वो मतलब बिफोर द मैरिज भी हो सकती है।
तो बोले दूसरे कांस्टेबल को बोलते लाओ बुक लेके आओ जरा डाउरी प्रोहिबिशन का एक्ट का। लकीली मेरे पास था और मैं लेकर भी गई थी, बिकॉज आई न्यू कि ये जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है वो नॉर्मली लगता नहीं है। 498 में तो ऐसे सेक्शन 2 और 4 लगा देते हैं, लेकिन लगता नहीं है ऐसे समय में। तो ये बहुत अलग तरह का केस था, लेकिन लकीली मैं लेकर गई थी। तो उन्होंने वो देखा, खुद का एक मराठी का पुस्तक था उनका, उन्होंने वो भी मंगवाया, और इस तरह से वो कंप्लेंट फिर दर्ज हुई। क्योंकि उसमें आपको मुझे कानून मालूम था, ये आपको अगर कानून मालूम है, सेक्शन धारा मालूम है, तो इट विल बी वेरी इजियर फॉर यू। क्योंकि कई बार पुलिस भी ऐसी होती है, जैसे हमको भी, हम वकील है, अगर देश में इस समय मेरे ख्याल से 3,000 से ज्यादा कानून है, आपको कौन कौन सा कानून आप पढ़ चुके हैं? सारे तो पढ़े नहीं होते, तो कई बार तो हमको इंटरप्रिटेशन करना होता है। अगर आप बुक अपने साथ ले जाओगे तो पुलिस के लिए भी बहुत आसान हो जाता है, और आपको कानून, अभी तो इंटरनेट है तो जस्ट आप गूगल कर दीजिए और बहुत आसान हो जाता है। बट दैट इज नॉट ट्रू, ऑलवेज रिमेंबर दिस वन थिंग। तो ले जाकर जाना, ये 2 इंसिडेंट से मैंने सीखा कि अगर आपको एक तो राइटिंग में कंप्लेंट ले जाना है, दूसरा आप जो सेक्शन कोट करना चाहते हैं, जिस सेक्शन के अंदर कंप्लेंट करना चाहते हैं, जिस गुना, इंडियन पिनल कोड है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, मैच फिक्सिंग है, कोई भी जो भी गुना है अगर आप लेकर जाते तो प्लीज, एनडीपीएस एक्ट, जो भी आप प्लीज प्लीज राइटिंग में लेकर जाइएगा, बहुत जरूरी है। और आपको वो कानून आपको मालूम होना चाहिए। दिस इज वन थिंग। नाउ कमिंग बैक टू कि कंप्लेंट कैसे करनी चाहिए। नाउ बेसिक थिंग आई हैव एक्सप्लेन, इट शुड ऑलवेज बी इन राइटिंग। वेन एवर यू गो टू पुलिस स्टेशन, काइंडली आप उसको राइटिंग में ले जाइए, नहीं तो बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, पुलिस के पास जब भी एफआईआर आता है, जब भी कंप्लेंट कोई आती है, तो उनको, उनका ड्यूटी है, अगर कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है, यानी दखल पात्र गुना है, जिसकी दखल ली जा सकती है, जिसको कंसिडर किया जा सकता है, सीरियस ऑफेंसेस है, ऐसे केसेस में पुलिस को एफआईआर लेना जरूरी है। लेकिन कई बार पुलिस एफआईआर नहीं लेती है, क्योंकि वो बोलती है नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है। अब नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस क्या होता है? नॉन, जैसे कॉग्नाइजेबल दखल पात्र है, तो नॉन कॉग्नाइजेबल अदखल पात्र है। और जिसको सिंपल लैंग्वेज में पब्लिक कहती है एनसी कंप्लेंट्स। अब एनसी कंप्लेंट में कभी भी एफआईआर नहीं होता है, और एनसी कंप्लेंट का इन्वेस्टिगेशन भी प्रॉपर नहीं होता है। इट इज ओनली कि आप, कोई चीज आपको बुरी लगी या आपको ऐसा लगता है कि आपको डर लग रहा है, आपने उसके बारे में पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कर दी, वो आपको एक एनसी नंबर दे देते हैं, आप वो लेकर आ सकते हैं। और बाद में फ्यूचर में वो घटना ज्यादा बड़ी हुई, तो उस समय वो घटना अगर का रेफरेंस हम उस एनसी से जोड़ सकते हैं। तो एनसी का मतलब है कि सिंपल एग्जांपल थे कि 2 पड़ोसियों में बातचीत हो गई और बड़ी आवाज में, सोसाइटी का छोटा सा झगड़ा हो गया, या 2 लोगों ने आपस में एक दूसरे को अब्यूज कर दिया। कभी कभी पति पत्नी का झगड़ा भी, जब पुलिस ऑफिसर्स को लगता है कि बहुत सीरियस ऑफेंसेस नहीं है, ऐसे समय में वो लोग कोशिश करते हैं कि उसको एनसी कंप्लेंट करके उनको वापस भेज देते हैं। कभी भाई बहन का झगड़ा है, माँ बेटे का झगड़ा है, माँ बेटी का झगड़ा है, या नॉर्मल दोस्तों का झगड़ा है, अगर उसमें उनको, अगर कुछ ज्यादा सीरियसनेस नहीं दिखता है तो उसको एनसी कंप्लेंट करके वो देते। लेकिन जब उनको लगता है कि नहीं ये गुनाह सीरियस है और कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है, अब कॉग्नाइजेबल ऑफेंस में ऐसा होता है कि जिसमें इंडियन पिनल कोड में सजा होती है, एंड इट मे बी मोर देन 2 years। तो वो वारंट ट्राइबल, समन्स ट्राइबल केसेस भी होते हैं, बट नाउ वी आर स्टिकिंग टू इन दिस केस ओनली टू द कंप्लेंट। जब भी आप कंप्लेंट करते हैं, अगर वो कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है, मतलब वो दखल पात्र गुनाह है, तो जो पुलिस ऑफिसर है ड्यूटी पर, उसको एफआईआर लॉन्च करना मैंडेटरी है। इसके लिए सबसे अच्छा एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अगर ये जब भी मैं यूट्यूब पे वीडियो डालूंगी तो उसमें मैं जजमेंट नीचे लिख दूंगी। तो जब भी आप ये जजमेंट पढ़ेंगे आपको, तो इसमें पता चलेगा कि अगर मैंडेटरीली अगर वो ऑफेंस कॉग्नाइजेबल है, तो आपको, पुलिस ऑफिसर को, उनको गुनाह रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। अब इस ललिता कुमारी का एक उदाहरण मैं देना चाहूंगी कि इस केस में ऐसे हुआ था कि एक माइनर लड़की थी, उसको कुछ गुंडे उठाकर चले गए थे। उसके फादर यूपी में कंप्लेंट करने गए, उन्होंने कंप्लेंट लिखी नहीं। ऐसे समय में उनको बहुत परेशानी हुई और वो सुप्रीम पुलिस के पास गए। उसके बाद कंप्लेंट दर्ज हुई, लेकिन पुलिस ने अच्छा इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, ऐसा उनका आरोप था। फिर उन्होंने रिट पिटीशन दाखिल करी और ये मैटर तब तक सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और इसमें लॉ लेट डाउन हुआ कि एनी पुलिस ऑफिसर हु रिसीव्स इंफॉर्मेशन अबाउट कॉग्नाइजेबल ऑफेंस, क्योंकि उसके फादर ने की थी कि लड़की गायब है, उन्होंने मिसिंग कंप्लेंट नहीं करी थी, उन्होंने किडनैपिंग की कंप्लेंट करी थी। तो किडनैपिंग एक कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है। अगर किसी छोटी बच्ची का, माइनर बच्ची का, उसका फादर अगर कंप्लेंट कर रहा है कि उसको किडनैप किया है,
और पुलिस को कोई डाउट नहीं कि वो झूठ बोल रहा है या लड़की को कहीं छुपा दिया है, तो उनको मिसिंग कंप्लेंट नहीं लेनी है, उनको किडनैपिंग की कंप्लेंट लेनी है। तो ललिता कुमारी का केस का गिस्ट यही है कि अगर कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है, जैसे इसमें माइनर का किडनैप हो गया था तो नहीं लिया था, तो ये मैटर वहां तक पहुंचा। और ललिता कुमारी में गाइडलाइंस दी, 8 गाइडलाइंस दी है कि कैसे कैसे कंप्लेंट दर्ज होनी चाहिए। तो वो गाइडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर लॉयर्स एज वेल एज द कॉमन पब्लिक हियर। ऑलवेज रिमेंबर ललिता कुमारी ऑफ वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी, ये केस आपको जब भी आप पुलिस कंप्लेंट लॉन्च करने जा रहे हैं तो इस कंप्लेंट को जरूर पढ़िएगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपके अगेंस्ट कंप्लेंट हुई है, तो अर्नब का एक केस है, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट, अरनेश कुमार का वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, वो केस आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। लेकिन जब भी अगर आप कंप्लेंट जा रहे हो तो ललिता कुमारी का केस जरूर पढ़िएगा, ये बहुत जरूरी केस है। नाउ अगर आप पुलिस के पास जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है पुलिस कहती है कि एफआईआर तो हम नहीं ले सकते, आपका कोई ऐसा गुनाह नहीं है। तो ललिता कुमारी का केस भी आप उनको बता देंगे, फिर भी वो नहीं लेंगे, तो ऐसे समय में क्या हो सकता है? तो आप शहर या सिटी में रहते हैं तो आप डीसी के पास उसी का वो कंप्लेंट को फॉरवर्ड कर सकते हैं, आप रजिस्टर पोस्ट से भेज सकते हैं, आप पर्सनली जाके मिल सकते हैं, और आप उसमें रेफरेंस देते हैं कि सेम कंप्लेंट वाज मेड टू दी लोकल पुलिस स्टेशन, लोकल थाने में भी हमने ये कंप्लेंट की थी। अगर आप गांव में रहते हैं तो वहां एसपी के पास, जैसे ललिता कुमारी में मैंने कहा कि एसपी के पास कंप्लेंट गई थी, तो जो भी सीनियर पुलिस ऑफिसर्स है उनके पास हम कंप्लेंट कर सकते हैं। मुंबई में वैसे एसीपी होता है, डीसीपी होता है, कमिश्नर ऑफ पुलिस होता है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट ज्यादा होती है। लेकिन आप डीसीपी एसीपी लेवल पर ये कंप्लेंट करेंगे और अपनी बात समझाने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो जाए। अच्छा, इतना होने के बाद भी कई बार होता है कि कंप्लेंट रजिस्टर नहीं होती है, तो आप क्या करोगे? अगर आपकी कंप्लेंट नहीं रजिस्टर हुई तो आप कोर्ट में केस दाखिल कर सकते हैं। वो जाएगा प्राइवेट कंप्लेंट की तरह, मतलब आप राइटिंग में कंप्लेंट करोगे और कोर्ट आपको सेक्शन 156(3) सीआरपीसी में, अगर उनको लगा, कोर्ट के जो मजिस्ट्रेट साहब उनको लगा कि कंप्लेंट में इतना सब्सटेंस है और दखल पात्र गुना हुआ है, यानी कॉग्नाइजेबल ऑफेंस हुआ है और एविडेंस भी है, आपको अनेक्चर्स वगैरह सारे लगाने हैं, सारा आपका एविडेंस देना है, क्यों रीजन, और आपको बताना है कि आपने पुलिस में कंप्लेंट की थी एंड पुलिस हैज नेग्लेक्टेड और रिफ्यूज टू टेक योर एफआईआर, तो 156(3) में मैजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा पुलिस को कि आप इसका एफआईआर रिकॉर्ड कीजिए। उसको कानून की भाषा में एमआईसीआर भी बोलते हैं, एमसीआर भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं मैजिस्ट्रेट का क्राइम रिपोर्ट। तो मैजिस्ट्रेट कह रहे हैं, कोर्ट के मैजिस्ट्रेट, कि इसको एफआईआर करके रजिस्टर कीजिए। लेकिन कभी भी ध्यान रखिएगा, आप सीधे केस में सीधे कोर्ट में जाके कंप्लेंट मत कीजिए, क्योंकि सम मैजिस्ट्रेट में आस्क यू कि हैव यू, आपने पुलिस को अप्रोच किया, हैव यू अप्रोच दी पुलिस, क्या पुलिस ने अपनी कंप्लेंट रिफ्यूज की थी? इसीलिए तो आप बताएंगे कैसे, ओरली कैसे बताएंगे? इसके लिए द बेसिक थिंग, द पिलर है किसी भी कंप्लेंट का कि आपको पुलिस के पास राइटिंग में जाना है और राइटिंग में वो कंप्लेंट उनसे दर्ज करवानी है। अगर वो नहीं करते हैं तो डिस्पैच में आपको उनको स्टैम्प लगवाना है, लेट देम से कि आपकी कंप्लेंट एनसी है, नॉन कॉग्नाइजेबल है, आप कोर्ट में जाइए। क्योंकि अगर आप एनसी का कभी भी चिट्ठी पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कोर्टात जाण्याची आरोपी फिर्यादीला समझ दिली, कि उनको बोला कि अगर आपको आगे केस करना है आप कोर्ट में चले जाइए। तो अगर मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगा कि ये केस में दम है, इसमें कॉग्नाइजेबल ऑफेंस की घटना घटी है, तो वो ऑर्डर देंगे 156(3) सीआरपीसी में। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट कि कंप्लेंट जब भी आप देते हैं राइटिंग में देते हैं, और एक बार एफआईआर लॉन्च हो जाता है तो आप क्या करोगे? जब एफआईआर आपका वंस योर एफआईआर इज लॉन्च, तो एफआईआर की कॉपी, राइट, आपको एक कॉपी इन्फॉर्मेंट है जिसने इंफॉर्मेशन दी कंप्लेंट की, उसको देनी मैंडेटरी है। कई बार सुना है मैंने कि नहीं, एफआईआर आप कोर्ट से ले लीजिए, नो, इट इज पुलिस ऑफिसर्स ड्यूटी कि आपको एफआईआर की कॉपी जब आपने कंप्लेंट रजिस्टर की है तो उनको देनी ही देनी है। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आप कंप्लेंट लॉन्च करते हैं आप उनसे कंप्लेंट की कॉपी मांग सकते हैं, एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको उसी समय देनी चाहिए। इसका एक रीजन है कि एक तो आपको मालूम चाहिए आपने कौन सी कंप्लेंट की है, दूसरी उस कंप्लेंट में कोई फेरफार नहीं हो। अच्छा, कंप्लेंट पे हमेशा सिग्नेचर होनी जरूरी है। जो एफआईआर होती है उस पर फिरियादी की सिग्नेचर होती है। यहाँ एक बात और मैं क्लियर करना चाहती हूँ सॉरी, कि एफआईआर पे फिरियादी की सिग्नेचर होती है, लेकिन जो विटनेसेस होते हैं, समझो लड़की, शादीशुदा लड़की ने ससुराल में आके कंप्लेंट कर ली और उसके माँ बाप विटनेस बन गए, तो विटनेसेस के जो ये होते हैं स्टेटमेंट, उन पर कभी भी सिग्नेचर नहीं होती है। कई बार क्लाइंट्स मेरे पास आते कहते हैं कि
जो फिरियादी है उसका तो सिग्नेचर लिया, लेकिन हमारे स्टेटमेंट पे सिग्नेचर नहीं लिया। तो जो सीआरपीसी कहता है कि जो स्टेटमेंट होता है इनका, उस पे सिग्नेचर्स नहीं होती है, इनफैक्ट सिग्नेचर्स लिए तो इनवैलिड हो जाएगा। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो विटनेसेस के स्टेटमेंट होते हैं इसमें सिग्नेचर नहीं होते। और जब भी आप कंप्लेंट करने जाइए, विटनेसेस अगर ले जा सकते हो तो ले जाइए। अगर आपके पास वो राइटिंग में कोई एविडेंस है, जैसे व्हाट्सएप है आज के समय में, कोई चिट्ठी है, कोई ईमेल है, अगर आपको मारा पीटा है तो कोई फोटोग्राफ्स है, कोई मेडिकल रिपोर्ट्स है, ये सारी चीजें पुलिस को देना बहुत जरूरी है। कई बार जब मारपीट होती है तो पुलिस पोजीशन में आप वैसे ही चले जाते हो, तो वो लोग कहते हैं आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल का रिपोर्ट लेके आइए। क्योंकि आज भी हमारे कानून में आप जब भी आप कोर्ट पर जाएंगे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के जो रिपोर्ट्स होते हैं उसको ज्यादा मान्यता है। इसका मतलब ये नहीं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के रिपोर्ट्स को मान्यता नहीं है। एक्सीडेंट केसेस में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही जाते हैं, क्योंकि वहां पर व्यक्ति की जान बचानी बहुत जरूरी है। तो ऑलवेज रिमेम्बर कि जान बचाना बहुत जरूरी है। अगर आपको तकलीफ हो गई तो उसमें प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स नहीं देखना है। लेकिन अगर आपकी कंप्लेन, आपने जो प्राइमरी जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ से ले लिया प्राइवेट हॉस्पिटल से, और बाद में आपको समय मिले तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाके उसका भी रिपोर्ट लाना है। अगर आप रेप केसेस देखेंगे, मर्डर केसेस देखेंगे, तो उसमें मोस्टली मोस्टली मतलब यानी 100% आपको जो रिपोर्ट्स मिलेंगे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के ही मिलेंगे, सरकारी अस्पताल के। क्योंकि जो कोर्ट का जो ये होता है, जब भी प्रोसीजर होता है, चार्जशीट डलती है, तो उस समय वो यही देखते हैं कि जो रिपोर्ट्स आए वो बायस नहीं हो। क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में आरोप हो सकते हैं कि डॉक्टर इनके पहचान का था, या फिर कुछ इन्होंने कुछ भी करप्शन से कर दिया। तो हमेशा वो लोग को जो सरकारी रुग्णालय है, हॉस्पिटल्स है, उनका जो रिपोर्ट्स है या मेडिकल पेपर्स है उसकी रिपोर्ट्स को ज्यादा मान्यता दी जाती है। ये सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट चीज है। अब यहाँ तक ये बात हो गई। कई बार ऐसा होता है कि आपने एफआईआर हो गई और वो बाद में आरोपी को अरेस्ट होगी नहीं होगी। अब इसमें अरनेश कुमार वैसे स्टेट ऑफ बिहार आप पढ़ लोगे तो आपको पता चलेगा कि जब तक 7 साल की सजा है तब तक आरोपी को अरेस्ट करना मैंडेटरी नहीं, अनलेस एंड अनटिल द ऑफिसर कैन शो द रीजंस। तो एफआईआर डालने के बाद आपको परेशान नहीं होना है। बट वेन एवर यू फाइल एन एफआईआर, ऑलवेज रिमेम्बर इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, कोर्ट ये कहता है कि पुलिस जो मशीनरी है या कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट, दे आर नॉट फोरम फॉर रिकवरी। इवन चेक बाउंसिंग के केसेस है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के केस है, उसको भी आप ध्यान से देखोगे तो हमेशा देखना कि उसमें भी ऐसे लिखा, मतलब उसमें कंपेंसेशन के रूप में आपको वापस चेक की अमाउंट दी जाती है, बट इट इज नॉट ए रिकवरी फोरम। तो जब भी आपका कोई ऐसा डिस्प्यूट है सिविल है, तो आप क्रिमिनल केस चीटिंग का फाइल कर रहे हैं, तो उस समय सेम समय आपको उसी समय आपको सिविल केस भी फाइल करना चाहिए। उसका रीजन ये है क्योंकि क्रिमिनल केस में आप चीटिंग की कंप्लेंट करते हैं उसको सजा मिल सकती है, लेकिन रिकवरी आप नहीं कर सकते। दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। तो कई बार पुलिस ऐसे कहती है कि आपका फिनेंशियल ट्रांजेक्शन है, तो उसमें आपको चीटिंग का एलिमेंट बताना पड़ेगा, उसमें फोर्जरी का एलिमेंट बताना पड़ेगा। क्योंकि चेक बाउंसिंग का केस हमेशा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर आता है, लेकिन कभी कभी चेक बाउंसिंग ऐसा होता है कि मैंने घर लेने के लिए बिल्डर को पैसे दिए और उसने हमको वापस से घर भी नहीं दिया, हमारे पैसे भी नहीं दिए। तो पैसे नहीं दिए वो तो चीटिंग में अमाउंट होता है, लेकिन कई बार वो चेक दे रहा है वो बाउंस हो जाता है, तो वो सोचता है कि ये तो चेक बाउंसिंग का मैटर है। बट ऑलवेज देयर इज अ इंटेंशन कि आपको घर नहीं दिया है पैसे के बदले, आपका समय बेकार गया, आपको घर नहीं मिला, आपका नुकसान हुआ। दिस यू शुड बी एबल टू पॉइंट आउट टू द पुलिस ऑफिसर। और कभी भी कोई पुलिस ऑफिसर कंप्लेंट नहीं लेता तो उसको आधे में नहीं छोड़ना है, आप सीनियर ऑफिसर के पास जा सकते हैं। और वहां भी कंप्लेंट नहीं ले गई, आपको स्टेट कमीशन है ह्यूमन राइट का, देन आपका नेशनल कमीशन है ह्यूमन राइट का, आप वहां भी जा सकते हैं। और महिलाओं के लिए कहूंगा, महिलाओं के लिए कहना चाहूंगी कि उनके लिए स्टेट वुमेन कमीशन है, नेशनल वुमेन कमीशन है, तो वो भी कॉग्नाइजेंस लेते हैं और वो पुलिस को फिर उनको कुछ पावर से कि पुलिस के पास जाके अपने लेटरहेड पे लिख कर देते कि ये कंप्लेंट को ली जानी चाहिए। और वो मतलब ऑटोनोमस अथॉरिटी है तो उनको बहुत ही अधिकार भी दिए गए हैं। तो उनके लेटरहेड को या उनकी अगर उनकी तरफ से कोई कंप्लेंट वापस आती है किसी महिला की या किसी व्यक्ति की ह्यूमन राइट कमीशन से, तो ये बहुत चीजें भी सारी मायने रखती है। तो जब भी आप कंप्लेंट करेंगे, तो अगर किसी ऑफिसर ने आपकी कंप्लेंट ले ली है तो मायूस नहीं होना है, आपको कोशिश करनी है, सीधे कोर्ट की तरफ नहीं भागना है। क्योंकि कोर्ट में वैसे भी बहुत बर्डन है, कम से कम 3.5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है। तो आपके केस का नंबर तुरंत आएगा ऐसा मैं नहीं कह सकती,
अभी तो कोरोना की वजह से 9 to 10 मंथ से पूरा साल ही ये 2020 निकल गया है, तो ऑलरेडी बैकलॉग में चल रहा है। तो अगर हो सके तब तक हमको अपनी कंप्लेंट पुलिस से दर्ज करवानी है, और नहीं दर्ज होती है तो आपको वहीं पर आगे प्रोसीजर करना है, सीनियर ऑफिसर से मिलना है, ह्यूमन राइट कमीशन जाना है, स्टेट कमीशन में जाना है, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि इतना सारे करने के बावजूद भी कंप्लेंट नहीं होती है, ऐसे समय में आप क्या कर सकते हैं? ऐसे समय में आप कोर्ट में प्राइवेट कंप्लेंट डाल सकते हैं। अगर कोर्ट को, जैसे मैं बता चुकी हूँ कि लगा कि उसमें सब्सटेंस है, कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है, तो वो खुद पुलिस को ऑर्डर करेंगे कि 150C3 में एफआईआर रजिस्टर कीजिए। लेकिन अगर उन्होंने एफआईआर रजिस्टर नहीं करी, इनका आदेश दिया, तो प्राइवेट केस में समन्स भी इशू कर सकते हैं। जैसे कोई पड़ोसी आपको रोज अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज करता है, या फिर कोई ऐसी तकलीफ देता है जिसका कोई इलाज ही नहीं है, मतलब या तो आपका नुकसान कर देता है, या सोसाइटी का कोई झगड़ा है, तो ये छोटे छोटे एनसी कंप्लेंट्स है, इसकी प्राइवेट कंप्लेंट भी दर्ज होती है। इसके लिए एक जजमेंट मैं कहना चाहूंगी, वो जजमेंट का नाम है पूजा कुमारी वर्सेस कमल नैन कौर। ये 2019 का हिमाचल प्रदेश का जजमेंट है, जस्टिस अनूप चितकारा का। इस जजमेंट में प्राइवेट कंप्लेंट के बारे में दिया गया है और कंप्लेंट के बारे में भी दिया गया है। ये जजमेंट आपको बहुत ही हेल्प करेगा, तो इससे भी आपको बहुत फायदा होगा। ये सारी चीजें हैं। तो कंप्लेंट का मतलब सार आज का यही कहना चाहूंगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको राइटिंग में करनी है, और कंप्लेंट में बहुत लेट नहीं करना है। कई बार कंप्लेंट में मैंने ऐसे देखा है कि घटना आज घटी है और आप 10 दिन के बाद पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं। कई बार मेरे पास ऐसे भी केसेस आए कि 6 साल पहले उसने चीटिंग की, हमने अभी कंप्लेंट की नहीं। आपको समय पर कंप्लेंट करनी चाहिए। आपको जो डिले है, जब भी केस चलेगा, इवन इफ कंप्लेंट रजिस्टर्ड, जो डिले है वो काउंट होगा, और डिले का बहुत नुकसान होगा आपको। क्योंकि जब भी अगर मैं आरोपी की वकील रही, तो आपने इतने डिले से कंप्लेंट क्यों की? क्योंकि आप अभी का रेप कंप्लेंट्स भी अभी आप देख रहे हैं जो अभी आ रही है फिलहाल के सिनेरियो में, देखा है कि 3-4 साल से उनके रिलेशन चल रहे हैं, और जब वो लड़का शादी नहीं करता तो लड़की जाकर रेप की कंप्लेंट कर देती है। वो गलत है सही है उसका निर्णय कोर्ट करेगा, लेकिन ये जो डिले है 4 या 3 साल का, जब पहली बार आप पर बलात्कार या जबरदस्ती की गई, आपने कंप्लेंट नहीं की, तो ये केसेस कोर्ट में उठ जाते हैं। इसका मतलब ये कंप्लेंट डिसमिस हो जाती है। तो ऑलवेज रिमेंबर, आपको कंप्लेंट भी समय पर करनी चाहिए। अगर आपने समय पर कंप्लेंट नहीं की है, तो इसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा, यही कहना चाहूंगी। तो आज का सेशन कंप्लेंट के बारे में था।